स्वागत है मित्रों आपका अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। मित्रों, हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला को प्रारंभ किया था, जिसका संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने जान लिया था। हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियाँ हैं अर्थात जो वर्ण हैं उनको स्वर और व्यंजन में विभाजित किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण क्या है ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग समझने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है, तो इसको आज हम लोग समझेंगे और व्यंजनों के वर्गीकरण को आज हम लोग जानेंगे। मित्रों, हम लोगों ने जाना था कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं अर्थात जो ध्वनियाँ हैं वो दो प्रकार की हैं। स्वर, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से किया जाता है, जिनके उच्चारण में किसी प्रकार से कोई अवरोध मुख विवर में उत्पन्न नहीं होता, जो फ्रीली बोले जाते हैं, वो ध्वनियाँ आपकी स्वर कहलाती हैं। वहीं पर व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से निकलने वाली जो वायु है, मुख विवर से निकलने वाली जो ध्वनि है, कहीं ना कहीं से अवरुद्ध होकर के निकलती है, वे ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। यानी कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, व्यंजन ध्वनियाँ या व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जब भी हम किसी व्यंजन वर्ण को प्रोनाउंशिएट करते हैं, जैसे क, तो का में आ का स्वर जो है वो लगा हुआ है, बिना आ के उच्चरित किए इसको बोला नहीं जा सकता। और इस आ को अगर हम निकाल लें तो व्यंजन का जो रूप प्राप्त होता है वही व्यंजन का मूल रूप होता है, जिसको हल कहा जाता है। ये भी आप लोगों ने जाना होगा। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। और पहला वर्गीकरण है हमारा, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। पहला वर्गीकरण है हमारा मूल रचना के आधार पर। मूल रचना के आधार पर, मूल रचना के आधार पर। तो मूल रचना के आधार पर जो व्यंजन हैं आपके, उन्हें हम कितने भागों में बांट सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, इसको समझिएगा। देखिए, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके कई सारे आधार हैं। जैसे मूल व्यंजनों की संख्या या मूल रचना के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन हैं वो कितने प्रकार के हैं, कैसे हम इसको बांट सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय के आधार पर जो व्यंजन वर्ण हैं उनको कितने तरीके से बांटा जा सकता है, किस तरीके से विभाजन कर सकते हैं उनका। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण, और वो है आपका मूल रचना के आधार पर। मित्रों, मूल रचना की अगर हम लोग बात करें तो व्यंजन मूल रूप से हैं कितने, यहाँ पर यही आधार है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो हम कहेंगे 33। तो कैसे ये 33 हैं आपकी, तो यहाँ पर इसी आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर मूल रचना के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है आपका स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। दूसरा जो भाग है आपका उसे हम बांट सकते हैं, ठीक, स्पर्श व्यंजन आपके। दूसरा भाग है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे इनकी जो संख्या है मूल रूप से 33 यानी कि 33 है। और तीसरा जो वर्गीकरण है आपका, तीसरा जो भाग है आपका, वो है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। जी देखिएगा, अब स्पर्श व्यंजन क्या है आपके, कितनी संख्या है इनकी, इसको हम लोग समझते हैं।
देखिए स्पर्श व्यंजनों की अगर हम लोग बात करें तो जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या है 25। कितनी है? 25 है। कहाँ से कहाँ तक है स्पर्श व्यंजन, इसको भी समझिएगा। स्पर्श व्यंजन जो है आपके, वो है आपके का से लेकर के माँ तक। का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण हैं, का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण हैं उनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। और इनको स्पर्श व्यंजन कहने के पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है? मुख विवर से निकलने वाली जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं से स्पर्श होकर के निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? और इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। अब इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो निकलने वाली जो ध्वनि है वो 5 जगहों से उच्चारित होती है और इस आधार पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 वर्ग हैं आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो 5 वर्ग हैं वो आपके कौन से हैं? क वर्ग। कौन से हैं? क वर्ग। ठीक। फिर आपका क्या है? च वर्ग। फिर क्या है आपका? ट वर्ग। फिर है आपका त वर्ग और फिर है आपका प वर्ग। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो कितने वर्ग हो गए आपके? 5 वर्ग हो गए। और हर वर्ग में 5-5 अक्षर हैं आपके, यानी कि क ख ग घ ङ, क ख ग घ अंगा भी कह सकते हैं, च छ ज ज ङ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसलिए वर्गीय व्यंजन जो है वो 5 वर्गों में क्या है? विभाजित है। कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है 25 है। अगर हम उच्चारण की बात करें तो का वर्ग जो है आपका वो चा वर्ग से किस प्रकार अलग है या अन्य वर्गों से कैसे अलग है? तो यहाँ पर जो ध्वनि है कहाँ से स्पर्श होकर के निकलती है? कंठ से स्पर्श होकर के निकलती है। क ख, आप यहाँ पर जो है हाथ रखिए या उंगली रखिए तो आप देखेंगे क ख ग घ ङ, तो यहाँ से ध्वनि जो है संचरित होती है टकरा करके, इसलिए इनको कंठ व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठ व्यंजन भी कहा जाता है। ये कंठ है। चा वर्ग जो है आपका, तो यहाँ पर जो जिह्वा है वो तालु को स्पर्श करती है, तलवे को। चा छ जा ज चा छ जा ज चा, तो जीभ जो है तलवे को स्पर्श करके ध्वनि संचरित करती है, इसलिए ये तालव्य व्यंजन है। इनको क्या कहा जाता है? तालव्य व्यंजन कहा जाता है। ट वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो ट वर्ग में जीव जो है, जो आपका तलवा है उसके पीछे का जो भाग है उसको कहा जाता है मूर्धा। ट, अब बोल के देखिए, ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़। तो ये जहां से उच्चारित होता है उस स्थान को हम लोग कहते हैं मूर्धा, इसलिए इनको कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य व्यंजन। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने सामान्य परिचय प्राप्त किया था, उसको भी आप देख सकते हैं। ट वर्ग की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो जिह्वा है वो दंत को स्पर्श करती है। देखिएगा, त थ द ध न, त थ द ध, तो जीभ जो है इस दंत को स्पर्श करके ध्वनि संचरित करती है, इसलिए इसको कहा जाता है दंत्य व्यंजन। क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और प वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? दोनों ओंठ परस्पर जो है स्पर्श करते हैं। प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो इसलिए इनको कहा जाता है ओष्ठ्य व्यंजन। क्या कहते हैं? इनको ओष्ठ्य व्यंजन जो है वो कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक जो वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं से स्पर्श करके ध्वनि निकलती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको याद रखना है का आदमयो वशाना, मतलब का जिसके आदि में है और माँ जिसके अवसान में है, यानी कि क ख ग घ ङ छ छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी कि का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत गिने जाते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन जो है ये हैं आपके 4। क्या है? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन से हैं आपके? य, र, ल, व।
य र ल व, य र ल व, इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। पूछा भी जाता है, बहुत पूछा जाता है, य र ल और व, तो इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन जो है वो कहा जाता है। अब समझिएगा मित्रों, यहाँ पर इनको अंतस्थ कहने के पीछे क्या कारण है, क्यों कहा जाता है इनको अंतस्थ? तो यहाँ पर जो ध्वनि है वो जीव, तालु और मूर्धा इन सभी स्थानों के संयुक्त प्रयास से निकलती है, इसलिए ध्वनि ऐसा लगता है कि अंदर ही स्थित है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कुछ इनका प्रभाव जो है वो स्वरों जैसा होने की वजह से इन चारों को क्या कह दिया जाता है? अर्धस्वर भी कह दिया जाता है। जिसमें अगर हम या की बात करें तो या जो है उसको कहा जाता है पूर्ण अर्धस्वर। क्या है? पूर्ण अर्धस्वर कहा जाता है। या का उच्चारण जो है कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। तो या का उच्चारण भी आपको याद रखना है कि इसका उच्चारण होता है तालु से होता है। ठीक है। रा की अगर हम लोग बात करें तो रा जो है आपका, तो रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो रा जो है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। मूर्धा नामक स्थान से इसको बोला जाता है। रा जो है आपका, इसे क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। इसे प्रकंपित व्यंजन या कंपित व्यंजन भी बोला जाता है। प्रकंपित व्यंजन भी हम लोग बोलते हैं। लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन। लुंठित क्यों? जीव जहां पर पलट जाए। आप बोलते हैं रा, तो जीव यहां पर फोल्ड होती है, इसलिए ये लुंठित है। रा के उच्चारण में जो ध्वनि है ऐसा लगता है वाइब्रेशन होता हो, र, इसलिए इसको प्रकंपित या कहीं कहीं पर आप देखेंगे कंपित व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ला की। तो ला जो है आपका, ला, तो ला जो है आपका, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ला जो है आपका, ये पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन इसको बोलते हैं। ला को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। जीभ के दोनों पार्श्वों से, जीभ के ये दोनों पार्श्व होते हैं तो यहां से ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन की भी संज्ञा जो है वो दी जाती है। वा की अगर हम लोग बात करें तो वा जो है आपका दंत्योष्ठ्य होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण स्थान। हम लोग उच्चारण स्थान एक अलग वीडियो में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ्य होता है। दंतोष्ठ्य क्या है आपका? जहां पर दांत और ओठ इनके संयुक्त प्रयास से ध्वनि बोली जाए उसे कहा जाता है दंतोष्ठ्य। और यह है आपका वा, 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 वा। तो वा जो है आपका क्या है? आपका दंतोष्ठ्य होता है। ठीक है। अच्छा, वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध अर्ध स्वर भी कह दिया जाता है। ठीक है, अर्ध अर्ध स्वर कहते हैं। देखिएगा, यारा लावा जो है इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर विकल्प में दिया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है, चारों दिए गए हो, तो हमको या को चुनना है। किसको चुनना है? या को चुनना है, क्योंकि या जो होता है पूर्ण अर्धस्वर होता है। क्या होता है आपका? पूर्ण अर्धस्वर। अगर या नहीं है तो हमको वा चुनना है। ठीक है, ये चारों ही स्वरों जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि ध्वनि ऐसा लगता है अंदर ही स्थित है स्वरों जैसी ही, इसलिए इनको अर्धस्वर की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक, अब हम लोग, इनकी संख्या कितनी है याद रखिएगा, 4 है संख्या। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब बात करते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं मूल रचना या मूल संख्या के आधार पर व्यंजन। तो मूल संख्या के आधार पर जो व्यंजन है वो कितने हैं? तो आपको याद रखना है 33 है, 33 है। आपने अगर काउंट किया होगा तो स्पर्श व्यंजन 25 है, 4 आपके अंतस्थ हैं और 4 आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा श, श, स और आपका हा। श, श, स और हा, ये आपके क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जो ध्वनि है वो
रगड़ खा करके निकलती है, और जहाँ पर भी रगड़ या घर्षण होता है वहाँ पर ऊष्मा जनरेट होती है, वहाँ पर हीट जनरेट होती है। तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जब आप श श श हा बोलते हैं और हाथ को यहाँ पर लगा करके देखें तो वहाँ पर आपको महसूस होगा कि इनमें कुछ गर्माहट है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिह्वा का कहीं ना कहीं से क्या होता है, घर्षण होता है। जैसे इस शा की अगर हम लोग बात करें तो जीभ जो है वो तालु के साथ क्या करती है, घर्षण करती है, इसलिए ये तालव्य शा होता है। कैसा शा है? अब इन तीनों प्रकार के शा में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बड़ा कंफ्यूजन इसलिए होता है, इनको हम लोग जनरली याद करते हैं शा से शलजम, शा शरौता और शा षटकोण, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनको याद करते हैं। इनका उच्चारण जो है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इनका उच्चारण क्या है, यहाँ पर जो जीभ है वो तलवे को स्पर्श करेगी। तो अगर इसका उच्चारण आपको सीखना है तो आपको क्या काम करना है, आपको बोलना है मेरे साथ साथ च छ ज च छ ज च छ ज च छ ज च छ ज च छ ज श च छ ज च छ ज श च छ ज च छ ज श। तो जहाँ से चा निकल रहा है, जहाँ से छा निकल रहा है, चा वर्ग के जहाँ से बोले जा रहे हैं वहीं तालु है, और वहीं से जीभ लगा करके घर्षित करके आपको इस ध्वनि को निकालना है, वही सा है। कहीं आपको भाषा विज्ञान की लैब में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये कर लेंगे तो आपको इस शा का उच्चारण पता चल जाएगा। इस शा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शा जो है, यहाँ पर जो जिह्वा है वो मूर्धा के साथ क्या करती है, घर्षण करती है, इसलिए ये मूर्धा शा होता है। कैसा शा है आपका? मूर्धा शा है आपका। ठीक, यहाँ पर इस शा के उच्चारण को समझने के लिए आपको क्या काम करना है, आपको मेरे साथ साथ बोलना है टाठा डा टाठा डा टाठा डा। तो आपको मूर्धा स्थान पता चल जाता है। टाठा डा टाठा डा टाठा, कई बार इसका प्रयास करेंगे। टाठा डा टाठा डा टाठा डा टाठा डा ढाड़ा टाठा डा डाड़ा टाठा डा डाड़ा श श श श श। तो वहीं से हमको जीभ जो है वो घर्षित करके इस ध्वनि को निकालना है, तो ये आपका शा हो जाएगा। अब इस शा की बात करते हैं। तो ये जो शा होता है, ये शा आपका कैसा होता है, दंते शा होता है। कैसा शा है? दंते। तो यहाँ आपको क्या काम करना है, तथा दा तथा दा तथा दा तथा दादा ना जो बोलते हैं आप, तथा दादा ना जो बोलते हैं, तो इनको कई बार आप बोलिए और फिर आप इसको बोलिए तथा दादा ना, तथा दादा, तथा दादा, तथा दादा, सा 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 सा। तो ये दंते शा है आपका। ये क्या है आपका? हा हा हा, काकल वर्ण है आपका। यहाँ पर जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है, यहाँ पर जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है। काकल्य वर्ण है आपका हा आपका। हा में जो हमारा स्वरयंत्र है, ये स्वरयंत्र क्या हो जाता है, मुखी हो जाता है, बाइल्डली ओपन हा हा हा। और ये ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से। तो ये काकल भी है, कंठ से इसका उच्चारण होता है, और हमारा स्वरयंत्र क्या हो जाता है, मुखी हो जाता है। स्वरयंत्र क्या हो जाता है, मुखी हो जाता है। तो स्वरयंत्र मुखी व्यंजन भी इसको बोला जाता है। तो हा जो है आपका ये आपका क्या, हंस वर्ण भी इसको कुछ लोग कह देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्वरयंत्र मुखी ये कहलाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो मूल रचना के आधार पर जो आपके व्यंजन हैं वो आपके 33 ही हैं। मूल जहाँ पर संख्या हम लोग बात कर रहे हैं, तो मूल का मतलब ये है कि ये व्यंजन किसी से मिलकर के बने नहीं हैं, बस इनमें क्या लगा हुआ है, इनके अंत में आ लगा हुआ है। आपको पता है कि जैसे इस का की अगर आप बात करें, का में आ की ध्वनि जो है निकलती है, लेकिन इस का में से जब आप आ की ध्वनि निकाल देते हैं, इस आ की ध्वनि को आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका, हल वाला का बचेगा आपका, या आधा का जो है आपका बचेगा। यही आपका व्यंजन का मूल रूप होता है। तो ये का किसी से मिलकर के बना नहीं है, इसमें और कोई ध्वनि व्यंजन वाली शामिल नहीं है, इसलिए ये आपके मूल व्यंजन कहलाते हैं। तो कभी भी परीक्षा में हमसे पूछता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। मूल व्यंजनों में कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये आपके आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 हैं, का से लेकर के माँ तक। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 11 अलावा 4 हैं आपके। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, शा 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 हा आपके। तो इस तरीके से इस वर्गीकरण को आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। कैसी लगी आज की कक्षा आपको? अगर आज की कक्षा आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो हैं
और अच्छे तरीके से और अच्छे प्रयास करें, आपके लिए और बढ़िया वीडियो लेकर के आएँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट दीजिए और हमारे प्रयास को सार्थक कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।